अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़ूफ़ फ़ख़र में खुश आमदीद। नवाज़ शरीफ साहब की ताहयात नाअहली के ख़ात्मे के लिए जनाब कानूनी उनके जो माहिरीन हैं वो ना सिर्फ सरगर्म हो गए हैं बल्कि इस अमल की राह में जो रुकावटें हैं उनको दूर करने के लिए भी तेज़ी के साथ काम जारी है। सुप्रीम कोर्ट बार इस सारे मामले में ना सिर्फ लीड रोल प्ले करेगा बल्कि ये जो कानूनी रुकावटें हैं उनको दूर करने के लिए भी मुशावरत फराहम की जाएगी। अब एक जानिब नवाज़ शरीफ साहब का जो मुकदमा है उस मुकदमे में उनके पास ऑडियो और वीडियो शहादतें भी मौजूद हैं जो ये साबित कर सकती हैं कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो मुकदमात और उन मुकदमात के तहत जो फैसले दिए गए वो फैसले किसी न किसी तरफ से दबाव का नतीजा है और उन दबाव को साबित करने के लिए उनके पास जो एविडेंस है वो ऑडियो वीडियो है। और इसी हवाले से मुस्लिम लीग नून ने अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के जो साबिक रहनुमा, पता नहीं अब साबिक भी कहना चाहिए या नहीं, जहांगीर तरीन साहब, वो भी इन मुतनाज़ा अदालती फ़ैसलों के ऊपर ना सिर्फ बोल पड़े हैं बल्कि उनका ये भी कहना है कि जनाब अदालत उज़्मा को यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस सारे मामले पर असर नौ गौर करना चाहिए कि ताहयात नाअहली आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जारी रह सकती है या नहीं। अब मामला यहाँ पर आ जाता है ऑडियो और वीडियो शहादतों का, और इस ऑडियो और वीडियो शहादतों को कानूनी जवाज़ के तौर पर पेश करने की राह में है एक रुकावट, और वो रुकावट ये है जनाब कि आपको याद है कि जिस वक्त मरीम नवाज़ साहिबा ने लाहौर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जज अरशद मलिक की बदनामे ज़माना जो एक वीडियो है उसको रिलीज़ किया था, तो उस रिलीज़ के बाद ये एक मामला चला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसका कहा जाता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 10, 11 एंड 12 ऑफ 2019, और ये डिसाइड इसका जो फैसला आया था ये आया था 23 अगस्त 2019 को, और आसिफ सईद खोसा साहब ने ये फ़ैसला तहरीर किया था। और 3 रुकनी ये बेंच था जिसके अंदर जो आसिफ सईद खोसा साहब के साथ दीगर मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान भी मौजूद थे, जिसमें शेख अज़मत सईद साहब थे, उमर अताब बंदयाल साहब थे, वो इसके अंदर शामिल थे। इस जो जजमेंट है इस जजमेंट के अंदर शामिल थे। अच्छा, ये जो जजमेंट है ये बुनियादी तौर पर ये बात को तय करती है कि कौन सी ऑडियो शहादत और कौन सी वीडियो शहादत वो मुस्तनद शहादत के तौर पर तस्वर की जाएगी। अब इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ चीज़ें उन्होंने बहुत तफसील के साथ बयान की हैं। ये फ़ैसला इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, तकरीबन 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला है जिसके को तकरीबन 17-18 नकात हैं, और इस नकात के अंदर उन्होंने बड़ी तफसील के साथ ये तमाम मामलात को तय करने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर एक और जो नुक्ता है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा वो भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है और मेरे हाथ में भी है। ये जो नुक्ता है इसी जजमेंट का, वो ये कहता है द पर्सन रिकॉर्डिंग एन ऑडियो टेप और वीडियो may be a person whose part of routine duties is recording of an audio tape और वीडियो। यानी जहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ शराइत रखी हैं कि कौन सी ऑडियो किस तरीके से रिलीज़ की जाएगी या किस तरीके से बनेगी और कौन सी वीडियो किस तरीके से बनेगी, और उसकी जो बनावट है उसका यानी कि जो मेकिंग है वो किस तरीके से एक अदालती शहादत पर के वो जो म्यार है उस पर पूरा उतरेगी। तो उसके अंदर जो एक नुक्ता है वो ये है कि वो शख्स जो ये ऑडियो या वीडियो बना रहा हो उसके लिए ज़रूरी है कि बुनियादी तौर पर इसी शोबे से वाबस्ता हो और उसका बुनियादी काम ये ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग ही होना चाहिए। यानी एक प्रॉपर कैमरामैन होना चाहिए जो ये तमाम ऑडियो और वीडियो एविडेंसेस को ना सिर्फ रिकॉर्ड करेगा बल्कि उसको तैयार करेगा, और इस तरह तैयार करेगा कि उसके अंदर किसी किस्म की कोई ऑल्टरेशन नहीं होगी। अच्छा, साथ वो कहते हैं ही शुड नॉट बी अ पर्सन who has recorded the audio tape or video for the purpose of laying trap to procure evidence। यानी वो शख्स जो ये ऑडियो और वीडियो तैयार कर रहा होगा उसका पर्पज़ ये नहीं होगा कि वो किसी दूसरे शख्स के लिए यानी जिसके ख़िलाफ़ ये वीडियो बन रही हो उसके लिए कुछ शिकंजा तैयार कर रहा होगा। अब यहाँ पर जो मामला है ये आपको मैंने उस कानूनी एक जो फ़ैसला है उसका एक आपको सामने एक नुक्ता आपको बयान किया। अब ये तो मुमकिन नहीं हो सकता कि आप कोई भी ऐसा एविडेंस जो आपके लिए सपोर्ट पे हो उसके पहले आप वहाँ पे कैमरा सेट करें, माइक लगाएं, और जिस शख्सियत के बारे में आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी हो या ऑडियो रिकॉर्ड करनी हो उसको ब्रीफ करेंगे, भाई हम आपकी एक वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, ये जो आपने फ़ैसला दिया था या ये जो आपने कमीशन ली है या ये जो आपने
करप्शन की है, इस करप्शन के हवाले से हमने आपसे इतराफ़ी बयान लेना है, लिहाजा आप ये इतराफ़ी बयान दें ताकि हम उसको रिकॉर्ड कर सकें और कल को आपके ख़िलाफ़ अदालत में पेश कर सकें। ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता और ना ही होना चाहिए। लिहाजा ये जो कानूनी जो मैंने आपको बताया कि लड़ाई चलने जा रही है अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में, उसके पहले मरहले के अंदर ये जो जजमेंट है 23 अगस्त 2019 की, इसकी सबसे पहले तशरीह तलब की जाएगी कि जनाब ये बताया जाए कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो बंदा जो किसी करप्शन में, किसी बदउनवानी में या किसी और ऐसी नापसंदीदा सरगर्मी में मुलव्वस हो, उसके लिए पहले एक स्टूडियो अरेंज किया जाए, फिर वहाँ पे उसको बिठाया जाए, फिर उसका बयान रिकॉर्ड किया जाए और एक जो उसका बयान है वो रिकॉर्ड करेगा एक माहिर कैमरामैन और उसके बाद उस एविडेंस को पेश किया जाएगा। ऐसा होना मुमकिन नहीं हो सकता और न ही इसकी कोई नज़ीर मिलती है। लिहाजा ये जो एविडेंस है, इस एविडेंस को एज इट इज़ उसको चेक किया जाए और उसके लिए एक जो फोरेंसिक का जो मामला है जिसके अंदर ये बात तय की जाए कि जनाब ये जो ऑडियो या वीडियो है इसके अंदर किसी किस्म की कोई फैब्रिकेशन नहीं है, ये मुख्तलिफ टोटे जोड़ के नहीं बनाएगी कि इधर की आवाज़ इधर, इधर की आवाज़ इधर, इधर की आवाज़ इधर। और इसके साथ साथ जो दूसरा पहलू है वो ये है कि इसके अंदर किसी किस्म की वो इस वक्त वो तमाम टेक्नोलॉजीज़ जो शहबाज गिल साहब ने अपने ट्वीट के अंदर भी बताई थी, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की गई और उसके बाद उस एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाए। क्योंकि इसी जजमेंट के अंदर मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान का ये कहना है कि अखबारी तराशों यानी अखबारी खबरें जो प्रिंट हो जाती हैं उनको बतौर शहादत भी तस्लीम किया जा सकता है, लेकिन अगर वो बेस करती हैं किसी ऐसी चीज़ पर जो ऑडियो या वीडियो एविडेंस जिसका उसके पास मौजूद हो तो शायद उसको भी तस्लीम नहीं किया जाएगा। अब कानूनी माहिरीन ने जनाब इस बारे में गौर करना शुरू कर दिया कि ये जो नुक्ता है इस फैसले के अंदर इस नुक्ते को ना सिर्फ उजागर किया जाएगा बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही इस फैसले की और इस नुक्ते की तशरीह तलब की जाएगी और अगर वो तशरीह अप्रोप्रिएट हो जाती है और जो दोनों तरफ के वकला हैं अब वो इस पर बहस करते हुए अदालत को इस बारे में कायल कर देते हैं कि जनाब ये जो आपने माहौल और मंजर कशी बनाने की कोशिश की है ये उस तरीके से वैलिड नहीं हो सकती, तो उसके बाद फिर इन ऑडियो और वीडियो शहादतों का फोरेंसिक रिपोर्ट्स की रोशनी में ना सिर्फ जायज़ा लिया जा सकेगा बल्कि इनको बतौर एविडेंस पेश भी किया जा सकेगा। और यही वो वजह है जिस पर अब कानूनी माहिरीन ना सिर्फ मुत्तफिक हैं बल्कि पुरजोश भी हैं और पुरुमीद भी कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकल आएगा। और यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब के साथ साथ अब जो दूसरा शख्स है वो है जहांगीर तरीन साहब, जो अपनी नाहली को लेकर बहुत ज़्यादा टची हैं। और जहांगीर तरीन साहब का इस हवाले से एक लोधरा के अंदर उनका एक बयान भी सामने आया था 2 दिन पहले। उन्होंने लोधरा में एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया और उन्होंने इस बात का इजहार किया कि अगला इलेक्शन वो लड़ेंगे। अब अगर वो ये कहते हैं कि मैंने अगला इलेक्शन लड़ना है तो सबसे पहले मरहले पर उन्हें अपने ऊपर आयत वो जो ताहयात नाअहली है उसको ख़त्म कराना होगा और उसको ख़त्म कराने के लिए जो पहला मरहला है वो ये है कि एक अपील वहाँ पर दायर करनी पड़ेगी और या कोई एक ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जहाँ पे असर नौ इस केस के मेरिट्स और डीमेरिट्स पर गौर किया जाएगा। अब ये जो माहौल बना है ख़ास तौर पर साकिब निसार साहब और राना शमीम साहब के बयान हल्फी और साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो लीक के बाद उसके नतीजे में अब जो नवाज शरीफ साहब हैं और जहांगीर तरीन साहब दोनों ये समझते हैं कि उनके पास कानूनी गुंजाइश निकल सकती है। और जहांगीर तरीन साहब ने आज फिर एक मरतबा मीडिया से गुफ्तगू की और वहाँ पे उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को ताहयात नाअहली पर ज़रूर नज़रसानी करनी चाहिए। उनका ये भी कहना था कि अगर आपको सज़ा मिलती है तो अपील का हक़ इंसाफ का बुनियादी तकाजा है, यानी अगर आप अपील ही नहीं कर सकते वो उस जजमेंट के बारे में जो आपके ख़िलाफ़ आई है तो इट मीन्स कि ये जस्टिस को कत्ल करने के मुतरादफ़ है। लिहाजा इसको पर नज़रसानी का ऑप्शन वो अवेलेबल रहना चाहिए। उनका ये कहना था कि अक्सर लोग 5 साल जेल काट के वापस आते हैं और जेल से बाहर आकर इलेक्शन लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम जो सियासत के अंदर इतने अरसे से सरगर्म रहे हैं हमें एक फ़ैसले के तहत यूं करके दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता, तो ये एक जो हम कह सकते हैं कि ये एक नाइंसाफ़ी है या कोई इम्तियाज़ी सलूक है। लिहाजा इस इम्तियाज़ी सलूक को ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, आपको याद है कि चंद दिन पहले
सुप्रीम कोर्ट बार के जो नौमुंतखब प्रेसिडेंट हैं एहसन भून साहब, उन्होंने भी एक बयान दिया था और उन्होंने भी ये कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करेंगे बाज़ाब्ता तौर पर, यानी एक पिटीशन की सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त दायर की जाएगी कि आइन का जो आर्टिकल है 62(1)(f), जिसके तहत अदालत ने ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब बल्कि जहांगीर तरीन साहब को भी ताहयात नाअहल किया, इसकी तशरीह की जाए। अब ये तशरीह की ज़रूरत क्यों पेश आई? तशरीह की ज़रूरत इस वजह से पेश आई ताकि पता चल सके कि कौन कौन से मामलात पर ताहयात नाअहली बन सकती है और कौन कौन से मामलात पर ताहयात नाअहली नहीं बन सकती। क्योंकि अगर ये तयन कर लिया जाए कि एक तनख्वाह आई, आपके अकाउंट में आई और आपने उस तनख्वाह को विड्रॉ नहीं किया, और चूँकि आपने तनख्वाह को विड्रॉ नहीं किया लिहाजा ये जो पैसे हैं या ये जो तनख्वाह का विड्रॉ ना करना है ये इस बात का सबूत है कि आप सादों को अमीन नहीं रहे, तो ये तो बड़ी गलत बात है। लिहाजा जो 62(1)(f) है उसके पैरामीटर्स को अदालत उज़्मा अपनी एक नई जो इंटरप्रिटेशन है उसके ज़रिए वाज़े करे ताकि माजी में भी जो सज़ाएँ मिल चुकी हैं उनके लिए भी नज़रसानी का ऑप्शन खुले और मुस्तकबिल में भी अगर ऐसा कुछ होना है तो उसके लिए पैरामीटर्स वाज़े हो जाए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो ताकि इधर उधर होने का इम्कान ना हो। अब चूँकि अदालती फ़ैसले ऐसे होते हैं जो बनते हैं प्रेसिडेंट्स, जो नज़ीर बनती है, मिसाल बनती है, और जो आज के दौर के अंदर माजी के जो फ़ैसले हैं उनके ना सिर्फ हवाले दिए जाते हैं बल्कि उन्हीं की बुनियाद पर आगे केसेस को फाइनल शेप के अंदर दी जाती है। अब जब ये सारी सूरत हाल डेवलप होगी तो उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है वही वाली सूरत हाल डेवलप होगी। यानी शहबाज शरीफ साहब ने साकिब निसार साहब की जो टेप आई उसके ऊपर उनका ये कहना था कि अब गलतियों की इस्लाह का वक्त आ गया है। यानी जो गलतियां हुई माजी में, गलतियां कौन से हुई? गलतियां ये हुई कि सज़ाएँ मिली और सज़ाएँ भी मिली और उसके साथ साथ ताहयात नाअहली भी मिली। अब अगर इनकी इस्लाह करनी है, यानी सज़ा दी किसने? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अब इस्लाह किसने करनी है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। यानी जो काम शुरू हुआ था अदालत के ज़रिए उसको रेक्टिफाई किया जाएगा अदालत के ज़रिए। मैं महफूज अल्फाज के अंदर आपको ये बात बता रहा हूँ, और यानी कि वो तमाम पहलू जो पहले नज़रअंदाज किए गए थे अब उन पहलुओं का अहाता होगा, और उसके लिए पहला स्टेप कौन सा होगा? वही होगा जो एहसन भून साहब ने कहा है, यानी 62(1)(f) की तशरीह, और उसके बगैर आगे कुछ और हो नहीं सकता। लिहाजा उसके लिए ये ज़रूरी है कि अब इस रास्ते को ओपन किया जाए, ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी उसको खोला जाए, क्योंकि जब तक ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं खुलेगी हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है उसको इसी तरीके से ऐसे ही कानूनी सहारे बैसाखियों के ज़रिए उनको मैदान सियासत से आउट करने की रविश जारी रहेगी। अब आखिर में आपको एक और ख़बर सुनाता हूँ। एक और ख़बर यह है जनाब कि मरीम साहबा आजकल हो गई हैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत हो चुकी है उनकी, सियासी नहीं निजी, और उसकी वजह यह है कि उनके साहबजादे की, आपको मालूम है कि जुनैद सफदर साहब की जो निकाह की तकरीब थी वो हुई थी लंदन में। अब उनकी शादी की तैयारियां जनाब पकड़ गई हैं ज़ोर, और 17 दिसंबर को लाहौर में जाती उम्रा में उनकी ज़ाती रिहाइशगाह पर उनकी दावत वलीमा तय पा गई है। यानी 17 दिसंबर को लाहौर में जुनैद सफदर साहब की जो शादी हुई है सैफ अली खान साहब के साहबजादी के साथ, आयशा साहिबा के साथ, वो दावत वलीमा होगी लाहौर में, और उसके लिए जो तैयारियां हैं उनका आगाज़ कर दिया गया। और मरीम साहिबा इस हवाले से बहुत ज़्यादा अब हो गई हैं मसरूफ़। अब ये भी पता चल रहा है कि उन्होंने जो ट्विटर है उसके ऊपर ये शादी का कार्ड भी शेयर किया है, और उसके साथ साथ इस तकरीब के अंदर काफ़ी सियासी शख्सियात को और ख़ास तौर पर PDM की क़यादत को और दीगर जो मुस्लिम लीग नून के जो अकाबरीन हैं उनको भी दावत दी जाएगी। और ये जो उससे पहले होगा मेहंदी का फंक्शन जो घर के ही अफराद उसके अंदर शिरकत करेंगे। अब ये भी ख़बरें गर्म हैं कि इसके अंदर मौलाना फजल रहमान को भी शिरकत की दावत दी जाएगी, शेरपाव साहब भी आएंगे, आसिफ अली जरदारी साहब को, बिलावल साहब को और दीगर अपोजिशन की जो क़यादत है उनको शिरकत की यहाँ पर दावत दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो शादी की तकरीब है एक बाज़ाब्ता पॉलिटिकल अकठ की सूरत बनेगा, और अच्छी बात है, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आबाद रखे। लेकिन ये जो सिलसिला है सियासी राब्तों का और इस तरीके से आइस मेल्टिंग का, ये अमल भी जारी रहना चाहिए। निकाह हुआ था 22 अगस्त को और अब वलीमा होने जा रहा है जनाब 17 अगस्त को। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।